अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कारोबार्स। आप देख रहे हैं कारोबार्स और मैं हूं हुमैर अनवर। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां बहुत बड़े पैमाने पर चैरिटेबल वर्क्स, खैराती काम और फलाही काम किए जाते हैं। मगर यहाँ अगर NGOs की बात करें तो हमेशा हमने देखा कि NGOs शिकायत करती दिखाई देती हैं कि उन्हें काम नहीं करने दिया जाता। हुकूमती सतह पर भी कोई ऐसी सपोर्ट नहीं की जाती, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स में भी उस तरह उनको सपोर्ट नहीं किया जाता। अपने आप पर अपना खुद बजाते खुद वो काफ़ी सारे इस तरह के स्टेप्स लेते हैं, काफ़ी सारी फंडिंग्स रेज़ करते हैं, मगर फिर हम देखते हैं कि एक तरफ FATF के मामलात खड़े हो जाते हैं जिसमें फ़ॉरेन फंडिंग, टेरर फंडिंग और इस तरह के इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है। अब सवाल ये बनता है कि फ़ॉरेन फंडिंग के मामलात को मॉनिटर कैसे किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी जो फलाही इदारे हैं यकीनन बहुत अच्छा और बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मईशत को बेहतर बनाने में भी, गुर्बत को ख़त्म करने में भी उनका काफ़ी किरदार है। मगर फ़ॉरेन फंडिंग और टेरर फंडिंग की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान मुसलसल उसका ग्रे लिस्ट में रहना, FATF की ग्रे लिस्ट में रहना यकीनन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स भी किए और अगर बात की जाए FATF ने उसे अपलॉड भी किया, मगर फिर भी मुसलसल ग्रे लिस्ट में रखा गया। और अब मुल्क की अगर बात की जाए तो गुर्बत को कम करने में कहीं ना कहीं इन NGOs का अहम किरदार ज़रूर है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमान अब्दुल माजिद। आप माहिर मुआशरात हैं। नुमान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नुमान भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमी की बेहतरी में हमारी जो NGO सेक्टर है इसका कितना अहम रोल है, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि NGO सेक्टर बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं पाकिस्तान में, चाहे वो खाने के दस्तरखान हो, चाहे वो एम्बुलेंस सर्विसेज हों, चाहे फलाही काम हो, हमेशा आगे बढ़कर काम किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने बिल्कुल बहुत सही और इम्पॉर्टेंट बात कही। देखें, जो NGO सेक्टर है, ये जो सोशल वेलफेयर का हमारा खैराती फलाही काम है, ये हमारी माशरे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ गुर्बत बेतहाशा है, हमारे ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 3.5 करोड़ बच्चे, 3 करोड़ से ऊपर बच्चे जो है जी। वो स्कूल से बाहर हैं। 45% बच्चे लोग वो हैं जिसके पास जो है जो स्टंटिंग का यानी इंतहाई दर्जे की ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। 85% लोगों को पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं है। ऐसी सूरत हाल में जो NGOs और फलाही इदारे हैं वो हमारे माशरे के लिए रीढ़ की हड्डी का काम रखते हैं, की हैसियत रखते हैं, और अगर वो इदारे हमारे माशरे में मौजूद ना हो तो हमारा माशरा कैओस का शिकार हो जाएगा। तो उसकी अहमियत से तो इनकार नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी। जहाँ तक ताल्लुक़ है ज़कात खैरात की, पाकिस्तान में कितना काम होता हो, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची जो है, कराची के बारे में तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि कराची इज़ द चैरिटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का दारुल हुकूमत खैराती और फलाही कामों में। जितना फलाही खैराती काम कराची में होता है वो शायद दुनिया के किसी बड़े शहर के अंदर नहीं होता। पाकिस्तान में ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक तकरीबन 2 से 3 अरब डॉलर की चैरिटी होती है। यानी आप समझ लें कि 3 से 400 अरब रुपए की चैरिटी पाकिस्तान के अंदर होती है। अब आप समझ सकते हैं कि इसका पाकिस्तान की इकॉनमी में कितना अच्छा खासा बड़ा इम्पैक्ट होगा। अगर आप 2 अरब डॉलर की भी आप रखें तो जो दुनिया की ग्लोबल एवरेज है, जो दुनिया की बड़ी इकॉनमीज हैं जैसे UK या US, जो कि बहुत वेल्दी इकॉनमीज हैं, वहाँ पे चैरिटी का जो GDP से रेशियो है 1% है, यानी 1.1-1.2% वन ऑफ द हाईएस्ट वन। पाकिस्तान में जो चैरिटी और GDP का रेशियो है वो तकरीबन इतना ही है, यानी 1 to 1.2% है। ऑफिशियल फिगर्स की बात कर रहा हूँ। अब ये अंदाजा करें कि एक तरफ दुनिया के अमीर ममालिक हैं जहाँ सेविंग रेशियोज काफ़ी ज़्यादा हैं, इनकम भी ज़्यादा है, जहाँ पे सोशल वेलफेयर नेट्स भी अवेलेबल हैं, वहाँ पे ये हालात हैं। पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क जहाँ पे गुर्बत भी है, परचेजिंग पावर भी कम है, जहाँ पे लोगों की अपनी मुश्किलात हैं, उसके बावजूद भी अगर उसका वेटेड एवरेज निकालेंगे, यानी आमदनी और GDP का आप चैरिटी और GDP का रेशियो निकालेंगे, उसको आप आमदनी से कंपेयर करेंगे, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान दुनिया के टॉप, ये हो सकता है पाकिस्तान दुनिया के पहला नंबर का मुल्क हो जो कि चैरिटी के एतबार से दुनिया में आता हो। सही। तो पाकिस्तान, हाँ, तो इसमें तो कोई इनकार किया ही नहीं जा सकता कि पाकिस्तानी इंतहाई अल्हम्दुलिल्लाह फराख दिल कौम है। और जहाँ तक अहमियत का भी ताल्लुक है, मैं तो समझता हूँ कि हमारे माशरा जो केओस से, फसाद से, खाना जंगी से बचा हुआ है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे मुल्क में NGOs का बहुत बड़ा किरदार है। अच्छा नुमान भाई, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हमने देखा और हम अमूमन देखते भी हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी सुनने में आती हैं, इस तरह की बातें होती दिखाई देती हैं कि NGO सेक्टर बहुत परेशानी और बड़े बुरे हाल का शिकार है, क्योंकि हमने देखा कि बड़ी NGO पाकिस्तान की जिसके सरबराह चले गए यहाँ से,
दुनिया छोड़कर, उसके बाद भी वो काफ़ी स्ट्रगल करते रहे। उनके साहबजादे भी कहते रहे कि मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है क्योंकि उस तरह के फंड रेजिंग नहीं हो पा रही, फंड्स नहीं आ रहे। अब फंड रेजिंग की अगर बात कर ली जाए तो यकीनन फंड्स बहुत आते हैं बाहर से, यूटिलाइजेशन भी होती है, मगर सोसाइटी की जो हालत है वो क्यों उस तरह बेहतरी की तरफ जाता दिखाई नहीं देती? कोई ऐड ऑन है इसका सोसाइटी में या मुआशरे में? क्योंकि हम देखते हैं गुर्बत अपनी जगह उसी तरह मौजूद है। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसकी। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि देखें, जो चैरिटी का सिस्टम होता है, ये चैरिटी की जो वैल्यू चेन है, उसके 3 हिस्से हैं जी। रेस्क्यू, रिलीफ और रिहैबिलिटेशन। इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। रेस्क्यू ये होता है किसी इंसान की फौरी तौर पर जान बचाना। जी। रिलीफ ये होता है मिसाल के तौर पर किसी इंसान की ज़िंदगी को आसान बना देना, चाहे अब उसे आप खाना खिला दें या चाहे उसके आप इलाज करवा दें, ये रिलीफ होता है। और रिहैब में आते हैं डेवलपमेंट ओरिएंटेड काम, किसी इंसान को अपने पैरों पर खड़ा करना। अगर आप पाकिस्तान के चैरिटी सिस्टम देखेंगे ना, तो उसके अंदर आपको ये नजर आएगा कि हमारा 80 to 90% जो है वो रेस्क्यू और रिलीफ पे जाता है और 10 से 15% मुश्किल से रिहैब पे जाता है। हालांकि होना ये चाहिए उसूली तौर पर कि इसका रेशो आधा आधा होना चाहिए, यानी जो भी चैरिटी या सोशल वेलफेयर के फंड्स हमारे माशरे में जनरेट होते हैं वो 50% जाए रिहैब और डेवलपमेंट के कामों के ऊपर और 50% जाए उन कामों के ऊपर जिनके ताल्लुक जो रेस्क्यू एंड रिलीफ से है। अब होता ही है, उसकी बहुत सारी वजूहत है इसके ना होने की। एक वजह तो ये कि हमारे यहाँ इंडिविजुअल चैरिटी बहुत ज्यादा है। हर इंसान ने 50, 200, 500, 1000 रुपए करना होता है, तो वो कहता है चलो मैं किसी की मदद कर दूं, किसी का काम हो जाएगा। इंस्टीट्यूशनल चैरिटी के कल्चर पाकिस्तान में अभी भी बहुत कम है और FATF के आने के बाद जो इंस्टीट्यूशनल चैरिटी है वो बहुत मुश्किल हो गई, उसका काम करना बहुत मुश्किल है। तो हम तस्वीरी बात कर लेते हैं इन अ वाइल कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनल चैरिटी या जो चैरिटी के इदारे हैं उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल है। एक मैं वजह बता दूं, पाकिस्तान में एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान जो है चैरिटी के हवाले से, सोशल डेवलपमेंट के हवाले से किसी और दुनिया के मुल्क पे डिपेंडेंट नहीं है। जो पाकिस्तान से बाहर जो फंडिंग आती है वो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं जो पाकिस्तानियों को भेज रहे होते हैं, और साथ ही साथ जो फंडिंग पाकिस्तान से जनरेट होती है, आप यूँ समझ लें कि जो पाकिस्तान में जो भी चैरिटी का काम होता है उसका 90% जो है वो जो फंडिंग पाकिस्तान से जनरेट हो रही होती है और हार्डली 5 से 10% होगी जो कि बाहर से आ रही होती है, वो भी मेनली जो है ओवरसीज पाकिस्तानीज कर रहे होते हैं। तो जो फॉरेन NGOs वगैरह के हमारे यहाँ बहुत हवा मचाया जाता है कि फॉरेन NGOs ये कर रही हैं, उनका जो पाकिस्तान का सोशल चैरिटी वेलफेयर सेक्टर है उसमें उनका किरदार मेरे हिसाब से 1% भी नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो पहले मैंने आपसे बात की ना कि रेस्क्यू रिलीफ रिहैब वाला जो पार्ट है, लेकिन एक बड़ी मशहूर हदीस मुबारक है इसके लिए कि एक शख्स नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आया और अपनी माली मुश्किलात की शिकायत की, तो हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारे पास जो ज़रा है उसको बेच के जो फंड जनरेट होंगे वो आधे से अपने घर वालों के लिए खाना खरीदो और आधे से जाकर कारोबार में लगो लकियां खरीदो। आपने उस फंड्स को स्प्लिट कर दिया। देखिए ये हिकमत नबी थी। अगर हम इसी उसूल पर अमल करें जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे बयान फरमाया है कि आप जो भी किसी की मदद करनी उसको स्प्लिट कर दें, तो जो आपने बिल्कुल वैलिड सवाल लेस के वो मसला हल हो जाएगा कि भाई हमारे पास जो है डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगी। अभी मसला ये है कि हमारे पास जो फंडिंग जनरेट हो रही है इस मुल्क के अंदर सोशल वेलफेयर के लिए, चैरिटी के लिए, वो मेनली जा रही है रिलीफ एंड रेस्क्यू की तरफ। वो लोगों को खाना खिला दिया आपने या किसी की वक्ती जरूरियात पूरी कर दी। अच्छा, जो डेवलपमेंट वाला काम है जी। अच्छा नवान साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। अब अगर ये खाना खिलाने वाली बात की जाए, इसको अगर करें डिस्कस, और कपड़े दे दिए जाते हैं और भी इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें दी जाती हैं, बहुत से त्यौहार होते हैं जहाँ पर इस तरह की मदद की जाती है और बहुत अच्छा इकदाम भी एक हिसाब से देखा जाए। मगर यहाँ एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी एग्जिस्ट करती है कि गरीब को अगर रोटी मिल जाए आसानी से, कपड़ा मिल जाए, तो मेरे ख्याल से वो लेज़ी हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं, आगे काम नहीं करना चाहते और ख़ुद कभी बाहर नहीं आते काम करने के लिए। अब इस सिनेरियो को, इस तासुर को किस तरह ज़ायल किया जाए, क्योंकि अगर ये दुरुस्त है तो फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्या है और अगर ये गलत है तो फिर ऐसा क्यों है? देखिए, मैं इस स्कूल ऑफ थॉट से एग्री नहीं कर सकता। देखिए, इंसान के पेट में अगर खाना ही नहीं होगा तो उसको आप तालीम देंगे। इसीलिए मैंने कहा एक बैलेंस, तवाज़ुन रखना जरूरी है। एक हमारे यहाँ एक्सट्रीम वर्जन ये है कि सिर्फ खाना खिला दो, एक एक्सट्रीम वर्जन ये है कि आप जो है ना सिर्फ खाना खिलाया ही ना जाए और लोगों को सिर्फ तालीम और सेहत भी जाए। देखिए, कुरान करीम अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है, तामुल मसाकीन की बात की है कि ये हमारी ईमान की निशानियों में से एक निशानी है कि मिस्कीन जो होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनको खाना खिलाया जाए। तो ये तो हमारे फंडामेंट, हमारी ईमान की बुनियादी चीज़ों में से एक है कि कोई शख्स अगर भूखा है, कोई यतीम है, कोई मिस्कीन है, उसको खाना खिलाया जाए। तो ये तो उसको इनकार किया ही नहीं जा सकता खाना खिलाने की अहमियत, क्योंकि कुरान करीम में कई जगहों पर इसकी अहमियत को वाज़ेह किया गया है और ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत से भी ये चीज़ वाज़ेह है कि हमें जो है उसको लोगों को खाना खिलाना चाहिए। अलबत्ता होना ये चाहिए कि जिन लोगों को हम खाना खिलाते हैं उसके तरीक़ेकार को देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो खाने का तरीक़ेकार है उसे आप लिंक कर सकते हैं आपकी
तालीम के साथ। यानी फॉर एग्जांपल आप जो खाना ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना स्कूलों के अंदर खिलाएं, जी हायर एजुकेशन के इदारों में खिलाएं। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चे तालीम हासिल करने आ रहे हैं उन्हीं को खाना मिलेगा, तो उनके लिए एक इंसेंटिव भी क्रिएट हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है तालीम हासिल करने आएंगे। या साथ साथ ये किया जा सकता है कि जो लोग फ्री राशन या खाने की सपोर्ट हासिल करते हैं उनके लिए ये भी किया जा सकता है कि उनके लिए शर्त रख दी जाए कि आप अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए किसी स्कूल में भेजेंगे और अगर आपका बच्चा जा रहा है तो साथ साथ आपको खाना भी मिलेगा। इसी तरह जो बच्चे स्कूल गरीब इलाकों के स्कूलों में आते हैं उनको फूड के राशन के पैकेजेस दिए जाते हैं कि दिए जा सकते हैं कि अपने घरों पे फूड पैकेजेस लेके जाएं। ऑटोमेटिकली होगा, ये गरीबों के मजदूरों के बच्चे होते हैं तो घर पे जाके खाना भी खा लेंगे। अच्छा नुमान साहब, ये आपने बहुत खूबसूरत बात की। मैं आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन थिंग एंड आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आप बेहतर समझते हैं इस टॉपिक को। अगर खाने के साथ साथ कोई हुनर भी सिखाया जाए, इस तरह की एक्टिविटी सिखाई जाए, काम सिखाया जाए या फिर काम को इनिशिएट करके दे दिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है खाने पे भी बहुत पैसा खर्च होता है और लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो डेफिनेटली क्या सस्टेनेबिलिटी भी मुश्किल हो जाती है एनजीओज़ की कि खाना तो चले खिलाया जा रहा है, उसमें बहुत से फंड्स भी लगाए जा रहे हैं, मगर अगर उन फंड से किसी गरीब को या ऐसे लोगों को जो काम के मुस्तहिक है उन्हें काम भी स्टार्ट करके दे दिया जाए तो क्या उस तरह भी सिचुएशन बेहतर हो सकती है? देखिए इससे बहुत बेहतरी आ सकती है अगर तालीम, लेकिन उसके लिए एक पूरा मैकेनिज्म मौजूद होना ज़रूरी है। बहुत कम इदारे वो मैकेनिज्म डेवलप कर पाए हैं। देखिए पहली चीज़ तो ये कि तालीम इटसेल्फ अगर आप किसी को दे देना, क्योंकि अगर आपने खाने की बात की मिसाल के तौर पर अगर बच्चा 15-16 साल की एज पे पहुंचेगा तभी हुनर देंगे ना। बुनियादी तालीम तो यानी कि आपने फराहम करनी ही करनी है लोगों को। आप बुनियादी तालीम आज के ज़माने कम से कम इंटरमीडिएट है कि बंदा पढ़ने लिखने के काबिल हो जाए और अपना किसी काम करने के लायक हो जाए, मतलब कम से कम बुनियादी तालीम तो हासिल कर ले। उसके बाद ज़ाहिर है उसको आप साथ साथ कुछ हुनर भी दे सकते हैं या आला तालीम के लिए सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ हुनर देने के लिए बच्चे को पहले आपने उस स्टेज पर पहुंचाना पड़ेगा कि हुनर हासिल करने ही आ जाए। लेकिन जो मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा था ना, तो डेवलपमेंट का जो एक एसेंशियल एलिमेंट है वो ये हुनर देना ही है। देखिए डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। आप किसी को आला तालीम प्रोवाइड कर देते हैं, आप किसी को कोई स्किल प्रोवाइड कर देते हैं, आप किसी को माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड कर देते हैं, तो डेवलपमेंट का मकसद ही है। अगर हमारे यहाँ अगर हम जो एनजीओज हमारी हैं जो मल्टीपर्पज़ एनजीओज हैं, बाज़ एनजीओज तो ऐसी नहीं सिंगल पर्पज़ है, कोई सिर्फ हेल्थ केयर में काम कर रहा है, सिर्फ एजुकेशन में काम कर रहा है, लेकिन वो एनजीओज जो मल्टीपर्पज़ हैं अगर वो अपनी एक फंड एलोकेशन की स्ट्रैटेजी बना ले कि भाई हमने 50-50 जाना है दोनों के ऊपर, या जो हमारे इंडिविजुअल्स भी हम काम करते हैं यानी हम ज़ाती ज़कात भी जो निकालते हैं उसका भी हम ये सेटअप बना लें कि देखिए हमने आधे से पैसों से लोगों को जो है और उनकी वक्ती मुश्किलात को दूर करना है और आधे पैसों से हमने किसी की तालीम या सेहत या कारोबार के मसले को हल करना है, तो ऑटोमेटिकली जो पॉइंट आप रेज करें ना वो ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। सही तो देखिए खाना खिलाने से सस्टेनेबिलिटी का इशू आता है क्योंकि आप कितने लोगों को खाना खिलाएंगे और खाना तो आपने 3 टाइम खिलाना है। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ जो एक प्रॉब्लम है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का। हमारे यहाँ जो फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी एक बंदे को, एक फैमिली को खाना खिला रहे हैं, दूसरी फैमिली को एजुकेशन दे रहे हैं, तीसरी फैमिली को हेल्थ केयर दे रहे हैं, अगर हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड फैमिली डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया जाए जिसके अंदर हम फैमिलीज को चूज करें, उनका नीड एनालिसिस करें और एक ही फैमिली को हम राशन भी दें, खाना भी दें और उनको एजुकेशन भी दें और फिर 1 साल का उनका प्रोसेस हो कि 1 साल के अंदर उनको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया जाए। क्योंकि बाकी फैमिलीज तो ऐसी होती हैं, बेवाएं होती हैं, मासूम लोग होते हैं, उनको तो जाहिर है कि आप 1 साल में नहीं कर सकते, लेकिन जो मजदूर होते हैं उनकी स्किल बिल्डिंग करके, उनकी खवातीन की स्किल बिल्डिंग करके उनका 1 साल का प्रोसेस क्रिएट किया जा सकता है कि उनको ग्रेजुएट किया जाए इनटू द नेक्स्ट लेवल और सेल्फ सस्टेनेबल लेवल के ऊपर। सही। अच्छा अगर एफएटीएफ की बात कर लें, क्योंकि एफएटीएफ को बहुत सारे एतराज़ात हैं टेरर फंडिंग को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, टेरर फाइनेंसिंग को लेकर। अब अगर फॉरेन फंडिंग की बात की जाए तो ज़्यादातर जो एनजीओज़ हैं ये पैसे बाहर से रेज़ करती हैं, इंटरनेशनल डोनर्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब क्या ये जिम्मेदारी उन ऑर्गेनाइजेशंस पर भी लागू नहीं होती नुमान साहब, क्योंकि पैसा वहाँ से आ रहा है, वो पैसा दे रहे हैं, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सिर्फ कागज़ पर दे दी जाती है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ आएँ, जिस कंपनी को या जिस एनजीओ को पैसा दिया जा रहा है ख़ुद आके मॉनिटर करें कि क्या पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, ना कि उसके गलत इस्तेमाल किए जा रहे हैं? देखें बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बनती भी है और मैं ये एक और भी चीज़ हाईलाइट करूँ कि 2-3 चीज़ें इसके अंदर हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम है ना, लीगल फ्रेमवर्क है एनजीओज़ के लिए, वो बहुत ही फरसूदा किस्म का है। अभी जब एफएटीएफ के बाद ज़बरदस्ती ये चैरिटी कमीशन भी बनाए गए हैं मुख्तलिफ सूबों, पंजाब का अपना है, सिंध का अपना भी है, तो वो इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग लॉज एंड रेगुलेशन है। अब मिसाल के तौर पाकिस्तान में अगर आपने एक एनजीओ बनानी है तो कई सारे कवानीन है जो उसमें एग्जिस्ट करते हैं। आप ऐसी में भी जा सकते हैं, आप जो है सोसाइटीज एक्ट पे भी जा सकते हैं जी, के अंदर भी, और इसके अलावा मुख्तलिफ ऑप्शन भी मौजूद हैं।
सेकेंडली ये है कि उसके ऑन टॉप ऑफ इट आपने चैरिटी कमीशन के अंदर भी रजिस्टर कराना है, ऑन टॉप ऑफ इट आपकी सिक्योरिटी एजेंसी से वहाँ से क्लियरेंस भी आपने लेनी है। अब आप सोचेंगे पाकिस्तान का एक वाहिद इदारा ऐसा हो, मिसाल के तौर पर आपका फाइनेंशियल, आपकी तकरीबन 2 से 3 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है और इतना अहम है, जैसा कि जी। मैंने कहा कि आपकी लाइफ लाइन है। अगर एक सिंगल इंस्टीट्यूशन हो पाकिस्तान के अंदर फेडरल लेवल पे जिसकी ब्रांचेस, या जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मिलकर कोऑर्डिनेट करें कि एक ही इदारे को वो लोग मिलकर ऐसा एग्रीमेंट कर लें कि जिसके अंदर से इसकी रजिस्ट्रेशन भी हो, इसकी रेगुलेशन भी हो, इसकी मॉनिटरिंग भी, इसकी सुपरविजन भी हो, और वही इदारा फॉरेन गवर्नमेंट्स को भी या फॉरेन एनजीओज को भी मॉनिटरिंग में सपोर्ट करे, और साथ साथ वो लोकली भी इस बात को इंश्योर करे कि अगर मैंने कल को पैसे देने हैं तो मैं जाके देख लूँ कि भाई ये फलानी एनजीओ जो है वो गवर्नमेंट के क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है कि नहीं उतरती। इस वक्त एज एन इंडिविजुअल अगर आप चेक करना चाहें कि कौन सी एनजीओ जो है वो टॉप रेटेड है, ए रेटेड है, बेहतरीन काम कर रही है, तो मां सवाई आपकी नेकेड आई के, आपकी देखने के, आपकी ऑब्जर्वेशन के या वर्ड ऑफ माउथ के कोई तरीकेकार नहीं है। अगर मुल्की सतह पे एक ऐसा इदारा बना दिया जाए जो कि इस पूरे सिस्टम को देखता हो, जहाँ पे एनजीओ को रजिस्टर भी किया जाए, मॉनिटर भी किया जाए, उसकी रिपोर्टिंग को भी देखा जाए, उसको कोऑर्डिनेशन भी किया जाए, फैसिलिटेशन भी की जाए, तो आप देखेंगे हम जो ना सिर्फ दुनिया भर से मजीद फंडिंग आएगी, लेकिन जो उसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो है वो बहुत बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगा। और जरूरी है कि मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं पूरी दुनिया में, इसमें वो इनकलाब लेके आ रहे हैं। अगर हुकूमत की सतह पे या पाकिस्तान में एनजीओ की सतह पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए कि सारी एनजीओज मिलकर अपना कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लें, उससे फ़ायदा ये होगा कि वो हमारी एनजीओज जो कि हाईली प्रोडक्टिव काम कर रही हैं, जो अच्छी क्वालिटी का काम कर रही हैं, उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि मजीद फंडिंग भी क्रिएट कर सकें। और जो आपने कहा था ना कि हमारे यहाँ लोग जो पॉवर्टी का विशियस साइकिल है, उस विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी से लोगों को निकाल सकें। सही सही, राइट जी, पॉइंट वेल टेकन। अच्छा जी, नुमान साहब, मैं यहाँ ये सवाल करना चाहूँगा कि अगर एफएटीएफ की बात करें और उनकी वेबसाइट को देखें तो उनकी वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन्ड है कि पाकिस्तान ने बहुत सॉलिड और बड़े ज़बरदस्त स्टेप्स लिए हैं और बहुत अच्छे इकदाम किए हैं। अगर ऐसा है तो फिर मुसलसल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पर क्यों रखा जाता है? क्या इसके पीछे कोई और भी रीजंस हो सकती हैं? देखें, पाकिस्तान की जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्टिंग है, सब पॉलिटिकल डिसीजन, राइट, इट्स नॉट एन इकोनॉमिक डिसीजन। पाकिस्तान ने अपने सिस्टम को बनाने के लिए बहुत बेहतरी की है, और मैं आपको यही बता दूं कि ठीक है, हमारी हुकूमतों की, हमारे निज़ाम में लाख बुराइयां, लेकिन साथ साथ जो अच्छाइयाँ हैं उसको भी हाईलाइट करना चाहिए। पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम है, चाहे वो एससीसीपी का हो या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का हो, बहुत मजबूत है। और बहुत सारे हमारे रीजनल कंट्रीज, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि हमारा जो पूरा खित्ता है, प्रोबेबली कि हमारा जो बेस्ट फाइनेंशियल रेगुलेशन का रिजीम है वो पाकिस्तान का है, चूँकि मैंने फर्स्ट टाइम बहुत सारे ममालिक के रिजीम्स को देखा है। लेकिन जो जिस पैमाने पे हमारे यहाँ काम होता है, जो मेन स्ट्रीम सिस्टम है पाकिस्तान का, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत अच्छा है, और उसके अंदर जो सुपरविजन और रेगुलेशन की बहुत एडिक्वेट मेजर्स, ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ तक हमारी बात है कि तो कमिंग बैक टू एफएटीएफ इज अ पॉलिटिकल डिसीजन, उसका ताल्लुक हमारे इशू से नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहाँ एक और सवाल करूँ, क्योंकि इसी से रिलेटेड बहुत सारे एंगल्स ऐसे हैं जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगभग 21 ममालिक हैं जो ग्रे लिस्ट का हिस्सा हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है, मगर यहाँ पर हमने देखा कि स्विट्ज़रलैंड उस लिस्ट का हिस्सा नहीं है, जहाँ बहुत सारा जो काला पैसा, ऐसा यकीन है लोगों का और कहना भी है कि बहुत सारा काला पैसा जो है उस अकाउंट्स में रखा जाता है, जिसकी किसी को खबर भी नहीं है स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत और उनके इदारों के अलावा। अब उसका नाम भी नहीं है, इतना बड़ा दुनिया का वो है मुल्क है जहाँ पर इस तरह के अकाउंट्स रखे जाते हैं, बेनामी अकाउंट्स बनाए जाते हैं, कंपनीज लॉन्च की जाती हैं। यहाँ पर क्या ये सारा माजरा पाकिस्तान की तरक्की रोकने के लिए है, या फिर जैसा आपने कहा कि पॉलिटिकल सिनेरियो में है? क्या क्या पोटेंशियल रीजंस हो सकती हैं इसके पीछे? देखिए, बात ये है कि देयर आर टू क्वेश्चन ना। एक तो ये है कि दुनिया के वो अमीर ममालिक जहाँ पे दुनिया का काला धन पाक होता है, उनके नाम इसमें नहीं आते। वो मुल्क कोई भी हो सकता है, इवन अगर हम नाम न भी लें तो वो सबको ही पता है कि वो ममालिक कौन से हैं। लेकिन बात ये है कि यही वो ममालिक हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा को, एफएटीएफ को, इस किस्म के सारे इदारों को कंट्रोल करते हैं। तो ज़ाहिर है कि आपको ऐसा कानून तो बनाएंगे नहीं कि जो उनके लिए नुकसान हो या उनके लिए परेशानी का बायस हो, और उनकी इकॉनमी का भी किसी हद तक दारोमदार इस फंड के फ्लो से चलता है। तो ज़ाहिर है वो क्यों चाहेंगे उनके अपने मुल्क की इकॉनमी। तो ज़ाहिर है कि ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये वो ममालिक जो एफएटीएफ को, आईएमएफ को या वर्ल्ड बैंक को या अक़वाम मुत्तहिदा को कंट्रोल करते हैं, वो इस निज़ाम में कोई ऐसी तब्दीली करेंगे कि जो उनके लिए अपने लिए मुश्किलात का बायस हो।
ठीक है जी। अब जहाँ तक जी। पाकिस्तान के लिए ताल्लुक है कि पाकिस्तान की तरक्की को रोकने की, देखिए मैंने कहा कि एक पॉलिटिकल डिसीजन है। मैं इसे बहुत ज़्यादा, आई एम नॉट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल इशूज़ हैं, पाकिस्तान की जो पोजिशनिंग है, अभी भी आपने देखा आईएमएफ और चाइना के जी। जो राइवलरी, आईएमएफ और चाइना और यूएस की जो हम्म। राइवलरी है, उसमें पाकिस्तान ने जो है वो चाइना का साथ दिया। और तो ये, और यूएस, आप पता है कि जितना भी जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा क्लाउड यूएस का है। जी। तो ऑटोमेटिकली इसके जो रेपरकशंस होते हैं वो हर जगह फील होते हैं, चाहे आपके आईएमएफ की फंडिंग हो। आप देखें ना, इजिप्ट को टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आईएमएफ फंडिंग बहुत इजीली मिल जाती है, जी। क्योंकि पूरे अरब वर्ल्ड की जो एलाइड कंट्रीज हैं यूएस की, वो इजिप्ट के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान को $1 बिलियन रगड़ने के लिए भी लोहे के चने चबवा दिए जाते हैं। अभी आप देखेंगे जी। जो भी कई महीनों से जो बहस चल रही थी पाकिस्तान के एफएटीएफ और जो आईएमएफ के हवाले से, वो टोटल $1 बिलियन की ट्रांच के लिए थी। आपकी जो फॉरेन रेमिटेंस $2.5 बिलियन की है महीने की। जी। आपको जो पूरा आईएमएफ का प्रोग्राम है, इसके लिए आपने इतनी सख्त शराइत भुगतनी पड़ रही है, वो टोटल मिला के $6 अरब का है। जी। यानी बेसिकली आपकी महीने के एक्सपोर्ट और रेमिटेंस मिला के $5-5.5 अरब हो जाते हैं। तो बात ये है कि ये सारा गेम जो है, जो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हैं, वो पॉलिटिकल है। और जब तक हम अपना आप को इंटरनल अपने इश्यूज को ठीक नहीं करेंगे, इकोनॉमिकली हम मजबूत नहीं होंगे, अपने करंट अकाउंट और ट्रेड रिलेटेड इश्यूज को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने जी। अय्याशियां खत्म नहीं करेंगे, तब तक हमें सीधा लोगों के सामने भीख मांगने जाना पड़ेगा। सही। अच्छा नुमान साहब, ये बताइएगा कि अगर एनजीओ सेक्टर की बात कर लें, यहाँ सबसे बड़ा इशू एक और भी है कि डॉक्यूमेंटेशन के बड़े मसाइल हैं, क्योंकि उस तरह डॉक्यूमेंटेशन नहीं की जाती, पैसा कहाँ यूटिलाइज़ हुआ है, किस तरह यूटिलाइज़ हुआ है, जिसकी वजह से जब सवाल किए जाते हैं, सवालात उठाए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, तो इन एनजीओज़ के पास कोई जवाब नहीं होता। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं कह सकते हम कि सारी एनजीओज़ ही करप्ट हैं या सारी एनजीओज़ ही इस तरह पैसे को गलत इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि फलाही काम तो बड़े उरूज पर हैं पाकिस्तान में और बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दिए जा रहे हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंटेशन के मामलात हैं, कोई ऐसा इदारा होना चाहिए जो इनको रूटीन से चेक रखे, या फिर इसका कोई और सिस्टम होना चाहिए, डिजिटल हमारे पास सिस्टम मौजूद हो जो है, अब दुनिया आगे जा रही है, क्या डिजिटली इस पर कोई नज़र रखी जा सकती है? देखिए, पाकिस्तान ने इससे बेहतरीन एफएटीएफ के बाद लाया है। एससीसीपी ने अपना सिस्टम को काफ़ी स्ट्रेंथन किया है जी। और उन्होंने भी इसका पूरा एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया है कि ऑडिट वगैरह के क्या तरीक़ेकार होने चाहिए। इससे जो चैरिटी कमीशन इंडिविजुअल बने हैं, लेकिन अब फ्रेमवर्क को अगर आप देखेंगे ना, अभी भी तो होता ये है कि पाकिस्तान में अक्सर दीगर इंडस्ट्रीज़ के लिए भी होता है, कई सारे इदारे हैं जो इस प्रोसेस को देख रहे हैं। आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, आपके चैरिटी कमीशन हैं, आपके जो सोसाइटीज एक्ट के वाले जो इदारे हैं, फॉरेन ऑफिस भी हैं, वहाँ से भी एनओसीज लिए जाते हैं। ऑफिस है, आपका इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन से आपका एक एमओयू लिया जाता है जो बेसिकली फॉरेन फंडिंग के लिए। आप देखें ना कि किसी इदारे ने, अगर आप भी अपनी एनजीओ बनाना चाहें और आप क्लीन आदमी अपना टैक्स रिटर्न करते हैं, तो आपकी जिंदगी जहन्नुम बना दी जाएगी काम करने के लिए। और इसके अलावा ऑन दी अदर हैंड जो एनजीओज हैं जो कैश बेस के ऊपर काम करें, उनके मजे, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो अलमिया पाकिस्तान को हमेशा ये है ना कि पाकिस्तान में जो कानूनी तरीके से काम करना चाहता है ना, मुश्किलात सारी उसी के लिए हैं, चाहे वो कारोबार हो चाहे फलाही काम हो। जो बंदा कानून की परवाह नहीं करता, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी चल रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। होना ये इसके बरक्स चाहिए कि जो लोग कानून के दायरे कार में रह के काम करना चाहते हैं, उनके लिए अकाउंट भी ठीक हो, जो टैक्स अपना करते हैं, जो अपना ऑडिट करवाते हैं, उन एनजीओज के लिए ज़िंदगी आसान होनी चाहिए, वो काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। और जो लोग अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर, उनके लिए मुश्किलात हों। लेकिन हमारे यहाँ मामला उल्टा चल रहा है, जो लोग कानून के मुताबिक फॉर्मल सेक्टर में अपना काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात हैं, और जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में अपना एनजीओ का फलाई काम कर रहे हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन नुमान साहब, यहाँ सिस्टम के फ्लॉज की भी बात कर लेते हैं ना, क्योंकि एनजीओ सेक्टर हमेशा ये कहता है कि हम अगर कोई सेल एंड परचेज़ करते हैं या मार्केट में किसी के पास जाते हैं, जिस तरह आपने कहा कि कैश इकोनॉमी है, ज़्यादातर बिजनेसेस तो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है। अगर छोटी दुकानों की बात की जाए, वेंडर्स की बात की जाए, तो कागजी कार्रवाई ज़ीरो है, कोई रिसीट्स नहीं दी जाती, उसके बाद कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं होता उनके पास, या फिर कोई मैनुअली रिकॉर्ड भी नहीं होता उनके पास। तो इस सिस्टम को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है? काफ़ी सारे बिजनेस तो रजिस्टर्ड ही नहीं है मगर ठीक ठाक कैश इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं वो। देखिए, अभी इस एफबीआर ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम लॉन्च किया है, वो जो अपनी जो बड़े रिटेलर टियर 1 रिटेलर्स के साथ इंटीग्रेशन का, कि उनके पॉइंट ऑफ सेल को एफबीआर ने अपने सिस्टम से इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है। उस पर उन्होंने कुछ उनको इंसेंटिव भी दिए हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप। इस किस्म की इनिशिएटिव्स को फलाही इदारों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उनको बताया जा सकता है कि अगर आप फूड के लिए काम करते हैं, अप्रूव लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन बनाई जा सकती है कि ये एजुकेशन, हेल्थ, देखिए फलाही इदारों में काम किस शोबे में होता है, 3 शोबे में मेनली होता है।
हेल्थ एंड एजुकेशन के अंदर, और बाकी चीज़ें फिर सप्लीमेंट्री होती हैं। 80 to 90% काम इन 3 शोबों के अंदर होता है। अगर ये एक अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स हों, इंस्टीट्यूशंस हों, एफबीआई बता देगी देखिए अगर आप इन इदारों के साथ काम करते हैं और आपकी ट्रांजेक्शन बैंकिंग चैनल के थ्रू होती हैं, चाहे वो चेक हो या ऑनलाइन ट्रांसफर हो, तो हम आपको ऑडिट में रिलैक्सेशन देंगे और आपके लिए आसान कर दिया जाएगा मामला। तो देखिए एक सिस्टम वज़ा किया जा सकता है। मसला ये है कि सारे इदारे जो है ना, ये अभी अपनी अपनी ट्रेजेक्टरी के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी कोई ऐसा यूनिफाइड प्लेटफॉर्म नहीं है जो एनजीओज को ओवरऑल देखता हो। अगर वो एक ऐसी बॉडी हो, एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ, और जो डिजिटाइज हो, जहाँ बैठ के अगर मैं एनजीओ चलाना चाहता हूँ मैं उसके पास चला जाऊँ, वो A to Z मेरे सारी चीज़ों में फैसिलिटेट कर दे। एक इदारा इस किस्म का बनाया गया है, PCP, पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी, लेकिन इट्स मोर ऑफ एन एडवाइजरी एंड ऑडिट प्लेटफॉर्म, दैट्स नॉट अ रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म। होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट के अंदर ऐसा रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म हो जहाँ सारी गवर्नमेंट सर्विसेज को कंसोलिडेट किया जा सके, एज ए सेड कि जिसके अंदर FBR के मामला, टैक्स के सारी चीज़ों को एक जगह प्रोवाइड किया जाए और जहाँ पे एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड किया जाए। वन विंडो सोल्यूशन कह रहे हैं आप? वन विंडो सोल्यूशन इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। ठीक है। अगर ये करेंगे तो वरना तो ये होता है ना कि वो एनजीओ वाला काम करना चाहिए, वो गवर्नमेंट इदारों के धक्के खा के ही थक जाएगा। जी जी। इस वक्त अगर आप एक एनजीओ बनाएं और आप टैक्स पेयर भी हैं, आपके पैसे डिक्लेयर हैं, क्लीन भी है, तो आपको बैंक से रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 6 महीने चाहिए और बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको अनदर 3 महीने चाहिए। जी जी। तो हर इंसान के अंदर इतनी पेशेंस नहीं होती ना कि 1 साल का पूरा प्रोसेस भुगताएगा ये। वो कहता है ठीक है जैसे चलता है कैश इकोनॉमी में चलाते रहो। अच्छा नुमान साहब, एक और जो सवाल है एनजीओज करती हैं हुकूमत से कि यहाँ अगर फॉरेन फंडिंग की मद में या फिर कोई अगर डोनेशंस की मद में कोई प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं, जैसे ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं, अशिया खुर्दनोश हैं, आटा आ जाता है, चीनी आ जाती है, इस तरह की और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। आई नो वन ऑफ द बिगेस्ट एनजीओज़ यहाँ पर, वो उनकी भी ये कभी शिकायत थी कि टर्की से बहुत सारे चावल आए और वो पोर्ट पर पड़े, हालांकि उसके सारे जो एक्सपेंसेस था वो टर्किश एनजीओज़ जो थी वो बेयर कर रही थी, मगर वो यहाँ पड़े ज़ाया हो गए क्योंकि यहाँ से एनओसीज़ नहीं मिलते हुकूमत से कि उनको सिर्फ यहाँ पोर्ट से बाहर निकाला जाए, उनको यूटिलाइज़ किया जाए। ये सारा सिस्टम किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है? उसकी वजह भी अगेन वही जो मैंने आपको कहा कि ये एनओसीज किसी एक इदारे से नहीं आते, ये एनओसीज वाले बहुत सारे इदारे हैं जी। आपने कई एजेंसी से आपको एनओसी लेना होता है, जिसमें आप एक गवर्नमेंटल हैं, आप एक कस्टम्स हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। अगर कोई एक इदारा हो ना जो सारी एनओसी को आपको कंसोलिडेट करके दे दे, जिसके लिए आखिरी या फर्द जो है ना जो फाइनल ऑर्डर इशू कर दे, तो आपका मामला हल हो जाएगा। आप देखें ना कि अगर ये आप एनओसीज के लिए जाएं, अगर आपने 10 एनओसीज चाहिए किसी चीज के लिए, उसमें अगर 9 भी आ जाएं आपके पास, तो 10वीं नहीं आप काम नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ एनओसीज का ये मसला है कि ऐसा एक इदारा नहीं है जो एनओसी देता हो, ऐसी बेशुमार इदारे हैं और बसा औकात तो जो बेचारा काम करो उसको पता ही नहीं होता मैंने किस इदारे से जाके एनओसी लेनी है। सही। तो अगेन इसका कोई मुझे बता देना, कोई गवर्नमेंट की ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर बता दिया होगा कि फलानी एनओसीज लेनी है आपने, ठीक है ना। अब जाके गवर्नमेंट इस चीज़ को सही करने की कोशिश करी, लेकिन अभी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि अभी जो चैरिटी कमीशन से क्या अमल में लाया गया है FATF के प्रेशर के तहत, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे कि SECP ने अपने सिस्टम को काफ़ी स्ट्रीमलाइन किया है, लेकिन आप भी अगर आपको एनजीओ बनाना चाहते हैं तो उसका जो प्रोसेस है वो 6 से 8 महीने का प्रोसेस है। इट्स अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। होना ये चाहिए कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसान हो और ओवरसाइट का बहुत ही डिफाइंड मैकेनिज्म हो, और एक बार जब सिस्टम के अंदर कोई बंदा रजिस्टर्ड हो जाए उसके बाद इंश्योर किया जाए कि ये बंदा सिस्टम के रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहा है। हमारे यहाँ तो सिस्टम के अंदर एंटर होने के लिए इतनी रिक्वायरमेंट्स है कि लोग डर के भाग जाते हैं कि कौन ये इसको काम करने जाएगा। और अगर एंटर हो भी जाते हैं तो आपकी बात बिल्कुल सही है, एंटर होने के बाद उस पर कोई मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन नहीं की जाती हुकूमत की जानिब से। वो अभी तो कोई ऐसा देखे ना कि अभी एक मिसाल के तौर पर एक इदारा ऑडिट सुपरवाइजरी बोर्ड है जी। तो उसके अंदर ये है कि आप जो है गवर्नमेंट जो है ऐसे इदारों का, गवर्नमेंट के इदारों का या वो इदारे जो पब्लिक मनी में डील करते हैं उनको ऑडिट करती है। तो देखिए हमें ये चाहिए कि मिसाल के तौर कोई ऐसा एक सुपरवाइजरी बोर्ड हो जहाँ पे सारे काम किए जा सकें। देखिए SECP फॉर एग्जांपल है, वो कंपनीज की ऑडिट को भी देखता है, उनकी सब चीज़ों को देखता है, लेकिन SECP इज गियर्ड अप फॉर समथिंग एल्स। अगर आपने SECP से ही काम कराना है तो फिर आपको चैरिटी कमीशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आप 18th अमेंडमेंट के शायद उसके, लेकिन अगर कोई सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट्स मिलकर कोई ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट कर लें कि एक वन विंडो सोल्यूशन हो जहाँ पे A to Z सारे मामलात को निपटाया जा सके, तो हमारा ये काम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है। राइट जी। नुमान साहब, थैंक यू सो मच। ये टॉपिक ऐसा है कि हम मज़ीद भी बात करना चाहते हैं,
मगर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत ज़बरदस्त आज की गुफ्तगू रही। जिस तरह नुमान साहब कह रहे थे कि कोई एक इदारा होना चाहिए जो इन NGOs की जो फ़ॉरेन फंडिंग है उस पर नज़र रखे, किस तरह पैसा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कौन से चैनल से आ रहा है, और अगर आ रहा है पाकिस्तान में वो पैसा तो वो कहाँ यूटिलाइज़ किया जा रहा है, किस तरह यूटिलाइज़ किया जा रहा है, जिस मकसद के लिए आ रहा है क्या वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इन सारे सवालात को आई थिंक गवर्नमेंट ही हल कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ द सुप्रीम पावर और रिट उसी के पास है। हुकूमत चाहे तो डेफिनेटली ये सारे मसाइल जो हैं वो हल किए जा सकते हैं। ऑन दैट नोट कीप वॉचिंग कारोबार्स। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।